बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। वीकेंड का दिन है, वीकेंड को ज़रा हमने रिलैक्स करना होता है। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि वीकेंड को आपकी जो भी रूटीन थी पूरे हफ्ते की उसको ब्रेक कर दें, रिलैक्स करें, अपने फैमिली को टाइम दें। नाज़रीन, वीकेंड के प्रोग्राम पे हम कोशिश करते हैं कि पूरे वीक की जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स रही, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर की हों या पाकिस्तान के बाहर की हों, उसके ऊपर तफसीलन जो है वो डिस्कशन करें। हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं रूही टीवी के। तो इनसे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर हमारा जो आज का मेन टॉपिक होगा वो बाई इलेक्शंस 2025 होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तरीके से तबीयत आज आपकी थोड़ी सी डाउन लग रही है, ये मौसमी तो तब्दीलियों की वजह से, उसकी वजह से? हाँ, कुछ वायरल डिजीज़ेज़ हैं जो फैली हुई हैं और आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो हॉस्पिटल्स पैक हुए हैं, बिल्कुल। बरामदों में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उस पे बेंचों पे पड़े हुए हैं, एक एक बेड पे दो दो मरीज़ हैं। तो ये इन्फेक्शन सा फैला हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि है क्या, डायग्नोसिस जिस्म टूट रहा होता है और जोड़ों में दर्द होता है और कभी वो डेंगू से ताबीर करते हैं, कभी कोरोना से अपने तौर पे फैसले कर रहे होते हैं। तो ये कैफियत है। इसमें मैं तो जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए मशवरा है कि यखनी का इस्तेमाल करें और साथ साथ जो है वो भाप लें वक्तन वक्तन, टीम लें। इससे बेहतरी होगी। नाज़रीन, सर के साथ साथ जैसे बता रहे थे कि हम अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखना है। एहतियाती प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात करें ताकि ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इनसे बचा जा सके। इन्हीं के साथ हमारे साथ दुआ बुखारी जो है वो मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। दीगर जो मौज़ूआत हैं, दीगर जो हमारे सोसाइटी के मसाइल उनके ऊपर जो है वो काम करती हैं। तो इस हवाले से तफसीलन जो है वो आज एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर फीमेल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकती हैं और हमारे मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम, जैसे सर बता रहे थे कि वायरल डिजीज़ हुई हुई हैं, अपने ख्याल रखना है। आप किस तरह की प्रिवेंशन करती हैं, किस तरह अपनी जो है वो सेहत का ख्याल रखती हैं? अच्छा, विंटर सीज़न में मेरी एक प्रायोरिटी होती है इन मॉर्निंग और नाइट, एक ब्लैक कॉफ़ी का कप मैं लाजमी पीती हूँ। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बची रहती हूँ डिजीज़ से। ठीक। ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी बहुत यूज़फुल है। सर, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का। बाई इलेक्शन के मामलात हैं नहीं सर, गरीबों को जो मुयसर हो ना, कि वो यखनी अगर यखनी गोश्त की नहीं मुयसर तो पंजों की भी पी ले तो सर, कोई हर्ज ब्लैक कॉफ़ी भी अमीरों के मामलात हाँ हैं। हाँ कॉफ़ी अब देखें, जो खाली चाय का कप है बाजार में कितने का मिल रहा है? 70-80 80 रुपये का, का। ठीक है ना, 80 रुपये का। अब बिल्कुल मजदूर आदमी तो अगर दो लोग हैं तो बैठ के चाय भी नहीं पी सकते। बिल्कुल और ऐसे ही। कॉफ़ी जो है आप देख लेंगे क्या बहुत प्राइस महंगी है। होगी अब, बिल्कुल ऐसे ही। तो महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। ये जो अब बीमारी ज़्यादा हमले कर रही है ना, आप देखेंगे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स शाम को आप चले जाएं, ऐसे है जैसे मुफ्त दवाई बिल्कुल रश हुआ बट रही हो, ठीक है ना। डॉक्टर उसके पास जो है वो बेतहाशा रश है। ये इसलिए है कि लोगं के जिस्म में इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है ना। वो क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल ख़त्म हो गई वो है। जिस तरह वो जो और डाइट उसका हम लेते थे, बड़ी वजह जो है वो खुराक है कि हमारे पास एक बैलेंस डाइट अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास दूध पीने को मुयसर नहीं है, गोश्त खाने को मुयसर नहीं है, तो ज़ाहिर है ये कैफियत होगी। हमारे यहाँ अमूमन जब भी गेस्ट आते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि आपने अंडे खाने हैं, गोश्त खाना है, अपनी कहाँ से खाएं? कहाँ से खाएं? वो हाँ, पैसे ही नहीं है आवाम के पास। तो ऐसे ही एक बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 45% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे नीचे चले गए हैं बिल्कुल। अपना। तो वो कहाँ से अपनी इम्यूनिटी ठीक करें? अच्छा, फिर पहली तरजीह उनकी होती है कि घर बच्चे जो है उनके लिए कोई दूध का खाने पीने का सामान मुयसर किया जाए। तो ये एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही लोगों को, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है और बीमारियां फैल रही हैं। सर, वो हम सनफ्लावर सीड्स आज आए हुए हैं, आजकल लोग जो हैं वो बीज बड़े ज़्यादा खा रहे हैं। तो मैंने एक हमारे पास गेस्ट आए हुए तो उनसे मैंने पूछा कि यार ये तो फैट्स रिच हैं और हम लोग ड्राई फ्रूट नहीं खा पा रहे, ये खा लें। उन्होंने कहा नहीं, ये तो उल्टा, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए जो है वो देखिए ना, कुछ पता नहीं है कहाँ से आए, ठीक है ना, और कैसे आगे बिकने लग गए। और लोग जो है वो धड़ाधड़, मतलब इस पे कोई स्टडी नहीं है ना, हमें कहीं से कोई रहनुमाई मिली है। अब लोग धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। ये इम्बैलेंस है ना, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इम्बैलेंस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ख्वाह वो अच्छी है बुरी है, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा, प्रोटीन डेट्रीमेंटल है, इम्पैक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एक बैलेंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है। और फिर जो ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स हैं, वो जो टॉनिक हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं कि वो आम आदमी की इस्तात से बाहर हो गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि 40 ईयर्स के बाद सबको कोई मल्टीविटामिन यूज़ करनी चाहिए। वो मल्टीविटामिन कैसे खरीदें, ठीक है ना। तो जो कैफियत है वो अच्छी नहीं है, इस पे रियासत को देखना चाहिए। हाँ, रियासत को देखना चाहिए। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो
अभी कुछ ना कुछ तो वो उन्होंने शुरू किया है, जैसे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए कोई न्यूट्रिशन वाले बिस्किट्स और दूध का बंदोबस्त किया है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल कब बेहतर होगी ना? इन्हीं सारी सूरत हाल को देखते हुए आम आवाम के पास एक हल होता है कि वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनते हैं, असम्बलियों तक पहुंचाते हैं कि शायद ये मसाइल जो है हमारे हल हो जाएंगे। अभी बाई इलेक्शन गुजरे हैं। ओवरऑल इस सारे प्रोसेस को आप किस तरह देख रहे हैं? बड़े पीसफुली हो गए, ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि कोई इस तरह की नाकहानी आफत नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लैकलस्टर कहा जा रहा है, हेडलाइंस लग रही हैं कि लोग उस तरह नहीं निकले। आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? हाँ जी, एक तो बड़ा खुशाइंद है कि ये इलेक्शन हो गए और पीसफुली हो गए, तो ये अच्छी बात है। आईनी तकाजा था, इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हो गए। अब इसमें अवाम के लिए तो कुछ नया नहीं है, इसलिए कि ना हुकूमत बदलनी है, ना कोई हुकूमत पर जो है असरात मुरतब होने हैं। अवाम के लिए तो कुछ नया नहीं है, वो तो वोट दे आए और ठीक है। लेकिन हुकूमत में जो बरसरे इक़्तिदार जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके लिए ये इलेक्शन तक़वियत का सबब बने हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने इसे रेफरेंडम करार दिया और उनको ये मौका मिला है कि उन्होंने इसे कहा है कि ये अवाम की तरफ से एंडोर्समेंट है उनकी पॉलिसियों पर। ये हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ तश्कील दी और अभी तक जो गवर्नेंस का सिस्टम या मॉडल लागू किया, उस पर लोग मुतमईन हुए और लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। अच्छा, अब वो जो है 13 हलकों में इलेक्शन हो रहे थे, उसमें 12 मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए हैं। एक जगह पे उनका कैंडिडेट नहीं था, वरना वो 13 ही जीतते। तो अब सूरत हाल ये कि इसे जैसे वो रेफरेंडम करार दे रहे हैं, तो पॉलिसियों को तो चले इंडोर्स हम कह देते हैं कि जी इंडोर्स कर दिया आपकी पॉलिसियों को, आपको तक़वीयत मिल गई है, इलेक्शन में आपको काफ़ी हौसला मिला। ख़ास तौर पे वो 2 सीटों पर जो है जहाँ पीटीआई मौजूद थी, जी, जैसे हरीपुर वो उनकी कैलकुलेशन में था कि बड़ा शायद जीत होती है, हार होती है, कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो सीट निकालना मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह लाहौर में भी एक सीट जो है मियां अज़हर साहब वाली सीट जो है वो भी निकाली है मुस्लिम लीग नून ने। तो ये 2 सीटें जीतना उनको काफ़ी सपोर्ट कर गया। अब मसला ये है कि जहाँ एक उनको सपोर्ट मिल गई, वहाँ उनके कंधों पर जो रियासत का हुकूमत का बोझ है उसमें भी इजाफा हो गया ना। जब आप कहते हैं कि ये लोगों ने हम पर एतमाद किया है और हमें हमारी पॉलिसियों को एंडोर्स किया है, तो लोगों की तवक्कुआत भी वैसे ही बढ़ गई हैं। तो आप उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे। अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, उस पर ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। इस अंदाज से मामला ठीक नहीं होने वाले कि जी हम रिवायती अंदाज से चलाते रहेंगे और चीज़ें कुछ थोड़ी थोड़ी ठीक करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, लोग खुराक की किल्लत का शिकार है, तो मैं तो पहले दिन से कायल हूँ कि हमें खुराक की राशनिंग करनी चाहिए और हमें जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं उनको हर महीने का राशन प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप पैसे देते हैं तो पैसे राशन पर खर्च नहीं होते, पैसे कहीं और खर्च हो जाते हैं। तो हमें जो ज़रूरी राशन है उन लोगों को वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उनके घरों में जाके इस्तेमाल हो, कहीं बिक भी ना सके और जाके घरों में इस्तेमाल हो। तो राशनिंग करनी चाहिए और फिर वो आप बेशक पैसे लें, लेकिन मुनासिब कंट्रोल नरखों पर जो है वो राशन जो है वो दस्तयाब हो। उसमें हम न्यूट्रिशनल चीज़ें भी दे सकते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स भी लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सेहत की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इस पे एक तो प्लान बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये एक एक्सचेकर के ऊपर एक और बड़ा बर्डन नहीं हो जाएगा, जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है, और फिर 45% पॉपुलेशन हमारी सतह गुर्बत से नीचे है, तो उस तक राशन पहुँचाना। कुछ तो रियासत भी करे, कुछ तो करना है ना उसने। तालीम भी जो है वो निजी शोबे के हवाले, सेहत भी निजी शोबे के हवाले और अमन अमान भी निजी शोबे के हवाले, तो फिर कुछ तो करे ना। तो रियासत को ये चीज़ें देखनी चाहिए, रियासत की ये जिम्मेदारी है। गो रियासत देखें, अभी हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन अभी भी हम जिन हालात से गुजर रहे हैं जी, ऐसे लगता है कि हालत जंग से हम गुजर रहे हैं, तो उसमें रियासत जिस अंदाज से लड़ रही है, जाहिर है ये बर्डन तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम बाकी मामलात भी तो चला रहे हैं ना। तो ये एक अहम मामला है राशनिंग का, इसको हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे लोग जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनके अंदर काम करने की सलाहियत ख़त्म हो रही है। ठीक है, उनको हमें मजबूत करना है। अगर उनके हाथ पाँव मजबूत होंगे तो तभी काम कर सकेंगे ना। तो ये राशनिंग के हवाले से जो है हमें ज़रूर देखना चाहिए। और देखें, अगर ये बीमारियाँ फैल रही हैं और सेहत की सूरत हाल अच्छी नहीं है, ठीक है ना जी, आप सर्वे करके देख लें, आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर सेहत की सूरत हाल अच्छी नहीं है तो रियासत एड्रेस नहीं करेगी तो कौन एड्रेस करेगा? ठीक है ना। तो सेहत की सूरत हाल के हवाले से भी रियासत ने एड्रेस करना है, और ये जो अब तवक्कुआत नए हमारे लेजिस्लेटर से कुछ लोगों को हैं, उन पर तवक्कुआत पे पूरा उतरने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स हुई इस पूरे वीक में उस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बाई इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी जो हमारे पूरे वीक में जो डेवलपमेंट्स इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ दुआ बुखारी जो है वो मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फ़ीमेल जो है वो जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर सोशल वर्कर भी हैं, तफसीलन उसके ऊपर काम करें। लेकिन आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करनी है। मैं ज़रा तफसीलन जानना चाहूँगा मैम, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइएगा। वैसे ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो नौकरी की तलाश में होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उस तरह नहीं आती। फ़ीमेल सेंट्रिक एंटरप्रेन्योर्स की जो है वो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की और मज़ीद जो है वो इसमें कमी है। आप बताइएगा कि इस सेक्टर को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। पहले जनरल बताइएगा कि स्टूडेंट्स को क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए और फीमेल्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारी जो एक माइंडसेट है, हमारी जनरेशन का माइंडसेट है, हमारी स्टूडेंट्स का, उनको शुरू से ही ये माइंडसेट दिया जाता है कि यू आर गेटिंग द डिग्री फॉर द जॉब। उनको ये गाइडेंस दी ही नहीं जाती कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। उनके माइंड में हमें चीज़ होती है कि हमने जॉब करनी है। अच्छा, जॉब करना अच्छा है, करनी चाहिए, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप उसके अंदर अच्छा वर्क कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। लेकिन जो आजकल के हालात हैं, जो कि आपको भी बेहतर पता है कि अभी सर भी बात कर रहे थे इस चीज़ पे कि गुर्बत कितनी ज़्यादा हो गई है, मिडिल क्लास लोग भी जो है पिस रहे हैं इसके अंदर। तो उसकी बेसिक रीज़न यही है। और एक जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारे इधर सोसाइटी का कह लें, कंट्री का कह लें, वो ये है कि यहाँ पे अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आया कि हर इंसान को अर्न करना चाहिए। मोस्टली आज भी घरों में ख़वातीन हाउसवाइफ हैं, हालांकि वो बहुत टैलेंटेड हैं, और टैलेंटेड इस सेंस में कि वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, वो कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं, वो और उनके अंदर बहुत सारी और भी जो है वो आप जिसे कहते हैं कि टैलेंट है। लेकिन क्या है कि वो हाउसवाइफ हैं, मतलब उनको ये जो है आप कह सकते हैं मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आप अपने इस टैलेंट के ज़रिए अर्निंग भी कर सकते हो। वो अगर घर का हर फर्द अर्निंग करेगा तो महंगाई की रेशो कम होगी और 100% होगी। जब आप एक घर में एक कमाएगा और 10 खाने वाले होंगे तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। सबसे पहले तो इसी को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब जो आजकल मैं देखती हूँ फ़ीमेल्स को, तो काफ़ी हद तक जो है ना फ़ीमेल्स अब इसकी तरफ आ गई हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी आपसे कहते हैं कि गाइडलाइन भी दी जाती है और ट्रेनिंग्स हो रही हैं, गवर्नमेंट फ्री कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रही है फ़ीमेल्स को डिफरेंट काइंड के, जिसमें कुकिंग है, बेकिंग है और स्टिचिंग के कोर्सेज हैं। ज़रा तफसील से बताइएगा किस तरह इन कोर्सेज़ को अवेल किया जा सकता है। इनकी हाँ जी, इनकी मीडिया ऐड आती है, न्यूज़पेपर्स में भी आती है, चैनल्स पे भी आती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, नेफ्टिक के और दूसरे इदारे हैं, एक दो नेशनल। ड्यूरेशन क्या होती है इन कोर्सेज़ की? इनके 6 मंथ्स के भी होते हैं, 3 मंथ्स में भी होता है, 1 ईयर का भी होता है इनका कोर्स होता है एक। अच्छा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, डिफरेंट इदारों को ये दिए जाते हैं, वो इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि देखें, आपको अगर एक चीज़ आपको पता है कि ये मेरे पास टैलेंट है, तो आप उसको अर्निंग का जरिया क्यों नहीं बनाते? मैं ज़रा टैलेंट पे आने से पहले मैं ज़रा कोर्सेज़ पे थोड़ा सा रहना चाहूँगा। कहाँ से पता चलेगा कि कब अनाउंस हो रहे हैं ये कोर्सेज़? कोई वेबसाइट्स हैं इस तरह? हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की। वो कौन सी पंजाब वेबसाइट? गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी ये अनाउंस पंजाब पोर्टल पे भी आ जाएंगी? हाँ जी, वहाँ भी आ जाते हैं। और इसके अलावा नेफ्टिक की वेबसाइट पे और जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, उनकी वेबसाइट पे भी अनाउंस होते हैं। तो अभी रिसेंटली आए थे, अब मेरा ख्याल नेक्स्ट बैच भी आने वाला है, तो वो अपडेट करते रहते हैं। और इसमें किस तरह के कोर्सेज होते हैं? कन्फेक्शनरीज के भी होते हैं, इसमें होटल मैनेजमेंट भी होता है, बेकिंग होता है, कुकिंग होता है, स्टिचिंग होता है। अच्छा जी, और इसके अलावा इसमें जो है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट मैकेनिकल भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे भी ये कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। वह वो तो वहाँ तो आई थिंक के ओवर टाइम हर वक्त ही होते हैं और बहुत ही नॉमिनल उनकी फ़ीस होती है। अच्छा, सनतदार है हमारा गवर्नमेंट का इदारा है, वो वहाँ पे भी कोर्सेज करवाते हैं और उनकी भी बड़ी नॉमिनल फ़ीस है। मतलब कि अगर आप करना चाहें तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको करने की वो होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने अगर चलें अपने लिए तो इंसान करता ही है, अपने घर वालों के साथ हेल्पफुल हो जाएंगे आप, उनको आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में सिर्फ आपके फादर ही अर्न करें या आपके भाई अर्न करें, तो अगर आप भी अर्न करेंगी तो हो सकता है कि वो आपके लिए और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये चीज़ नहीं सोचते लोग ना। अच्छा, जैसे आपने कोर्सेज की बात की, ये स्किल डेवलप आपकी ये कोर्स हो गया। हम जैसे अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस आपको आना चाहिए, आपको चीज़ बेचनी आनी चाहिए, उसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना आना चाहिए। उस तरह के कोर्सेज कुछ हैं जो कराए जा रहे हों? अच्छा, ये आईटी सेक्टर में तो कोर्सेज अनाउंस हुए हैं, लेकिन आई थिंक अभी इस तरह के कोर्सेज अभी
अनाउंस फ्री कोर्सेज में अनाउंस नहीं है, वैसे इदारे तो बने हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केटिंग स्किल्स भी, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स भी, लेकिन आई थिंक यहाँ गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे अभी ये इस तरह के कोर्सेज अनाउंस। ठीक है, अगर एक फ़ीमेल के पास, अब उसने गवर्नमेंट के पास ये गई, उन्होंने फ़ीमेल जो है वो स्किल सीखी, नाउ शी नोज़ हाउ टू बेक, फ़र्ज़ करें उनको एक केक बहुत अच्छा बनाने आता है, नाउ व्हाट शी हैज़ टू डू टू गो इनटू द मार्केट प्लेस, और उनको सेल करने के लिए उनको क्या करना है उन्होंने? देखिए आजकल मोबाइल सबके पास है, ओके, आप इस मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो आपको अपना एक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करना चाहिए कि यार मैं ये कर रही हूँ। अगर आप एक व्हाट्सएप स्टेटस ही लगा देंगे तो वो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स देख लेंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ की तरफ देखें, बड़े पैमाने से तो कोई भी काम नहीं शुरू होता। मैं ये नहीं कहती कि आपके बहुत कोई प्रो लेवल पे आप जाके कर सकते हैं, छोटे से ही शुरू होता है। मैंने जब अपनी कंपनी बनाई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ओनली से 50,000 थे जिससे मैंने अपना पहला इवेंट किया था, एक बर्थडे पार्टी थी। ओके, उसके बाद मुझे इवेंट्स मिलते गए और मेरा काम बढ़ता गया। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कर नहीं सकते। देखें, आप अगर कोशिश करेंगी, एफर्ट करेंगी, शुरू करेंगी तो आप कर लेंगी। अच्छा, उसके बाद देखें सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बनाएं अपने। अच्छा, उसके अलावा और ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट करें जो आपको लगता है कि आपको इस चीज़ के अंदर मज़ीद गाइड कर सकते हैं, आपको मज़ीद जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो डीमोटिवेट करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब फीमेल स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर कोई काम करने लगती है तो मोटिवेट करने से ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलते हैं उसको। मुझे भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं और मिलते थे। लेकिन जब आप सोच लेते हो कि मेरा जो फोकस है क्या है, मेरा गोल क्या है, तो फिर आप जब उसकी तरफ करते हो, बढ़ते हो, तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तो फिर वही लोग होते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को आपकी एग्जांपल दे रहे होते हैं कि देखो वो पढ़ती भी है, वो जॉब भी करती है, वो बिज़नेस भी कर रही है, तुमने क्या किया। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो माइंड है ना, इसको बनाना है कि मैंने कुछ करना है, तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा मैम, जैसे आपने बात की कि फ़ंडिंग के बारे में नहीं सोचना, मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब भी फ़ीमेल्स को कुछ लोन्स दे रही है जिसमें शरह सूद भी नहीं है, और वो जो है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उनके पास फंडिंग आ गई, उन्होंने मार्केट प्लेस का अंदाज़ा कर लिया, अपने फ़ीमेल जो है वो लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। वो बेसिक, जैसे आप जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो एक बेसिक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो किस तरह डेवलप की जा सकती है कि यार हमने मार्केट में जा रहे हैं, लॉस भी हो सकता है, उस लॉस को भी बर्दाश्त करना है, जो लोग हमें बातें कर रहे हैं उनको भी बर्दाश्त करना है। तो वो वाली जो स्किल्स हैं वो किस तरह सीखी जा सकती हैं? ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब के ज़रिए सीखी जा सकती हैं? ऐसा है, आप मैं वही बात की ना पहले कि आप ऐसे लोगों के साथ भी कांटेक्ट रहें जो आपको इस फील्ड के अंदर डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। गाइडेंस ऐसे लोगों से लें, क्योंकि मैंने तो खैर जब ये काम स्टार्ट किया था तब इतना ज़्यादा यहाँ ट्रेंड ही नहीं था इवेंट्स का। मैं आई थिंक मैं यही कहूँगी कि मेरे अलावा बहुत फीमेल नहीं थी उस वक्त बिल्कुल इस फील्ड के अंदर। मैं आई थिंक मुल्तान के अंदर स्पेशली कोई 8 से 8-10 साल पहले कोई इतनी फ़ीमेल नहीं थी। तो मैंने जब इस ट्रेंड को मैं लेके आया तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ीमेल्स हैं, मैं देखती हूँ कि जो इस फील्ड में आ रही हैं। तो उस वक्त मेरे लिए टफ़ था, बहुत टफ़ था, क्योंकि ज़ाहिर है लोग एकदम से नए फेसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको एकदम से कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं देते। लेकिन मैंने कुछ सीनियर्स को अपने साथ अटैच किया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे गाइड करें, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती हैं जब आप एफर्ट करते हैं। खैर साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा इसके ऊपर कि फ़ीमेल्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या बुनियादी तौर पर उन्हें पहले तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, मार्केट उनको एक्सेप्ट करती है अगर वो प्रोडक्ट के साथ आती हैं? तो हमें कब बुरा लग सकता है कि हम मालिक ना हो, बिल्कुल मुलाजिम, ठीक है ना, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों। आपकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका अपना इदारा हो, 2-4 लोगों को आपने मुलाजमत दी हुई हो ताकि वो फ्लरिश हो, बढ़ता जाए, प्रोग्रेस करे, ठीक है ना जी। तो आप क्यों नहीं करते फिर उसके बाद बावजूद नौकरी क्यों ढूंढते हैं? यहाँ लोगों के अंदर खौफ है। आपके पास 50,000 रुपये है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, हर बंदे को ये 50,000 अगर उसकी जेब में है तो उसके डूबने का खौफ होगा। बिल्कुल, काम चलेगा या नहीं चलेगा, मैं ये पैसे भी डुबो बैठूंगा, कहीं से उधार लिए हुए हैं, वालिदैन से लिए हुए हैं, आगे मामला चलेंगे नहीं। दुनिया भर में इसके लिए स्टार्टअप के इदारे हैं, बिल्कुल जी, ठीक है, जो आपको गाइडलाइन फ्राहम करते हैं कि आपने अपना कोई कारोबार शुरू करना है, आप वहाँ अपना आइडिया पुट करते हैं। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद होता है, आपके आइडिया को वो सुनते हैं, फिर वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो आप शराकतदारी पे कर लेते हैं, वो उस पर कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ आपने को देखा कोई इदारा इस किस्म का स्टार्टअप का, अच्छा फिर उसमें 1 साल के लिए वो आपको इनक्यूबेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको वो सपोर्ट होती है, जहाँ कहीं कमी कोताही है वो आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो इस कल्चर को हम फ़रोग नहीं दे सके
हम देखें ना, बातें करते रहें, बातें करने से तो ये सारे मसले हल नहीं होते। बातें तो हमारी पिछली हुकूमत भी बहुत ज़बरदस्त करती थी। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद भी जो गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे। हमने उस मज़ीद भी उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ चीज़ें वज़ा की गई हैं, कुछ करप्शन के बारे में कहा गया, कुछ ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर जो है वो चेक्स एंड बैलेंस की बात की गई कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं मज़ीद उसमें जो है वो चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। ऑडिट के जो इदारे हैं उसको इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर जो है वो कमेंट चाहूँगा मैं। वक़ार साहब, आप इस पर कमेंट करें। इस मजमूई तौर पर इस रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं? वो उन्होंने जो है वो इस शर्त पर जो है वो रिलीज़ की कि आप रिलीज़ करेंगे तो फिर आपको फंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे। देखिए, एक तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखें ना, तो इसमें से कुछ जुज़ियात भी अगर आप देख लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो, पहले से मालूम ना हो। बिल्कुल है ना। अच्छा, हर आदमी यही डिस्कस कर रहा है ना कि पाकिस्तान में नेपोटिज्म है, ताकतवर तबका जो है उसके कंट्रोल में है वसाइल, करप्शन होती है, इदारे जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो उनका रोल है वो प्ले नहीं कर रहे, अदालती निज़ाम पे तनकीद होती है। हर आदमी चले वहाँ किसी खौफ से अगर कहीं किसी प्लेटफार्म पे नहीं कहेगा तो अंदर आपस में बैठ के तो यही डिस्कशन होती है ना जी। यही सूरत हाल है जो IMF ने रिपोर्ट दी है। तो अब ये है कि IMF के साथ ये हुकूमत की मंशा से ये बनी है, और ये IMF जो है जिन मुल्कों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो उनके हवाले से कुछ गवर्नेंस के हवाले से और डायग्नोस्टिक के हवाले से, इसको अमूमी तौर पर डायग्नोस्टिक गवर्नेंस रिपोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल। तो उस हवाले से वो रिपोर्ट जारी करता रहता है। माजी में भी पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं, मुख्तलिफ मालियाती इदारे जारी करते रहे, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट्स आती रहीं, उसमें भी तकरीबन यही सारा मामला था। अब मैं आपको कहूँ कि जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं है तो आप इसको तस्लीम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको कहूँ कि ताकतवर तबके के कंट्रोल में चीज़ें, आप इसको कहेंगे हाँ। पर सर, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? क्योंकि फ़ंड्स, इस बात की सबसे बड़ी निशानी ये है कि फ़ंड्स अगर आपको दे दिए गए तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने आपको असूल बताया उसकी तरफ आप कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया रिसेंटली कि हम जो है वो जो टैक्स का निज़ाम है उसको डिजिटलाइज़ किए जा रहे हैं। हम मिनिस्टर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो सारा टैक्स का निज़ाम आ गया। तो इन सारे स्टेप्स को आप किस तरह देख रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि जी इसका नाम डायग्नोस्टिक है, तो आपकी तशखीस तो कर दी ना जी, और फिर तजवीज़ भी दे दी IMF ने इस रिपोर्ट में कि आप ये चीज़ें ठीक करें तो उससे बेहतरी आएगी। अच्छा, हमें कोई IMF इतनी बड़ी फंडिंग नहीं कर रही जिससे हमारा कोई मुल्क चल रहा है और निज़ाम चल रहा है। हम खुद भी IMF के पास ऐसी रिपोर्ट्स भी उनसे चाहते हैं, और उनके पास जाते भी इसलिए हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो रेगुलेट हो सकें, बेहतर अंदाज से चल सकें। तो हमें ऐसी रिपोर्ट्स सपोर्ट करती हैं। अच्छा, उन्होंने क्यों कहा कि आवाम को आगाही दी जाए? इसलिए कि आवाम भी इसमें इसकी बेहतरी में अपना हिस्सा डाले। अब मामला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसके असरात मजबूरी तौर पर, तो ये है कि IMF ने बताया तो है कि इसमें अगर आप चीज़ों को कटेल करें, करप्शन को रोकने की कोशिश करें, अदालती निज़ाम को ठीक करें, और ये नेपोटिज्म है उन शोबों की भी निशानदेही की है जहाँ पर ये है, तो इसको ठीक करें तो 5 से 6% जो है आपकी GDP में भी इजाफा हो सकता है। अच्छा, ये 5-6% में देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इतनी गुंजाइश मौजूद है तो हमें इसमें बेहतरी लानी चाहिए। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ जी। हमारे जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई होना तो चाहिए, ये तो हम कह रहे हैं होना चाहिए। आपने तो ये कहना है कि ऐसा हो गया, आपने ये नहीं कहना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब जो डिक्लेरेशन है, टैक्स डिक्लेरेशन है, जो आप गोशवारा जमा करवाते हैं, तो गोशवारा जमा करवाना जो है वो सब पे तो लाजिम है, सरकारी मुलाजिम पे क्यों नहीं है? वो टैक्स भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट आज तक ये नोटिफाई नहीं कर सकी कि लाजमी जो सरकारी मुलाजिम है वो अपना गोशवारा जमा करवाएगा। भाई इसमें कौन सी कबाहत है? आधे घंटे में ये सारा मसला हल हो सकता है ना। तो वो लूप होल्स, लीकेजेस कहीं ना कहीं खुद भी रखी गई हैं कि भाई अच्छा जी ये जो ताकतवर तबका है, हमें जब तक हम ये जो अब कवानीन है, आप देखें, आप ज़रा गौर से देखें तो आपको फील होगा कि ये ऐसे है कि कमज़ोर आदमी के लिए कवानीन है, ताकतवर आदमी जो है वो इसमें से आसानी से निकल जाता है। और उन कवानीन पे भी मिनवान अमल नहीं हो रहा होता, उसके इसलिए नहीं हो रहा, वो आपके और मेरे लिए है। बिल्कुल, ताकतवर आदमी तो उस पर अमल दरामद नहीं करता। मुझे बताएं
काले शीशों का कानून है तो वो आम जनरल पब्लिक ठीक है, वो आम आदमी के लिए, ताकतवर आदमी के लिए नहीं है। नो पार्किंग आप देखें, ताकतवर आदमी की गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, उसको रोकना मुश्किल हो। तो जब तक हम ये अक्रॉस द बोर्ड करने की जरूरत है तो चीज़ें अच्छा, ये छोटे छोटे मामला में ट्रैफिक का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तकरीबन ज़िंदगी के सारे जो मामलात हैं उनको इसी तरह जो है अप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। मतलब है, अगर मैं अब सेक्टर्स के नाम ले लूं जो IMF ने जिक्र किया है, आपने खुद भी देखे, पूरी मुल्क ने उसको देखा, पब्लिक है रिपोर्ट, सबने उस रिपोर्ट को पढ़ा, वो सब पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब उसकी इस्लाह किसने करनी है? मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। जो रियासत में लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए, और इस पर जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम बातें करते रहेंगे, लेकिन उससे बेहतरी नहीं आएगी। मुल्क आगे तभी बढ़ेगा हकीकी बुनियादों पर, जब आप देखिए कोई भी माशरा जो है बगैर तालीम के आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, तो वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा आपकी सोसाइटी में फ्यूचर में? तो हमें चीज़ों पे अगर हम आंखें बंद कर लें और ये सिर्फ कहते रहें कि जी नहीं मामला ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जो है, जैसे मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि हमारी जो हुकूमत है, रियासत है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। मसाइल अपनी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। हमें दहशतगर्दी का मसला है, उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। हमारे हमसाए हमें सुख का सांस नहीं लेने दे रहे, उनसे हम फंसे हुए हैं। हमारे पास माशी वसाइल की कमी है, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का डेवलप नहीं। अच्छा, हम किसको ब्लेम करते हैं? हुकूमत जो है वो हमें सॉफ्ट लगती है ना, हुकूमत पे हम ये ब्लेम डाल देते हैं। अदरवाइज इस माशरे का आप और मैं भी बिल्कुल हिस्सा है, हम में से हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे तो हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हम कानून तोड़ के जो है वो चौधरी बनने के बाद, जैसे भी आपने ट्रैफिक की बात की, अब नए कानून जो आ गए, हेलमेट पहनना लाजमी है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, बहुत बुनियादी चीज़ है, नहीं पहनेंगे। अच्छा, अब वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो है वो पहले महंगाई है और 2000 रुपये का चालान कर दिए, चालान के पैसे बढ़ा दिए। भाई चालान के पैसे इसलिए बढ़ाए हैं कि आप कानून पे अमल करें, ठीक है ना जी। आप ये ना देखेंगे जी महंगाई की वजह, मतलब आपने चालान जरूर करना, वही ना, चालान भर देंगे या नहीं भरेंगे या उसको तारुफ करा देंगे। जो एक इंटरेस्टिंग और अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा जो है देखें, पैसे वाले आदमी के लिए 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार कोई अहमियत नहीं रखते। तो पहली दफ़ा इन्होंने सज़ाओं में अमेंडमेंट करके साथ कैद की सज़ा भी शामिल की है। दुनिया भर में ऐसे होता है कि अगर गरीब आदमी है तो वो कहेगा जी मुझे कैद कर दें, पैसे मैं नहीं देता। पैसे वाला है तो वो कहेगा पैसे ले लें, मैं कैद में नहीं जाता। तो ये दोनों सज़ाओं को बैक वक्त जो है वो लागू किया गया है। एक तो ये है पॉजिटिव। दूसरा ये है कि आपके पॉइंट्स जो आपको लाइसेंस दिया हुआ है, अब वो भी कटेंगे। अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सर वजाहत कीजिएगा, ये पॉइंट्स वाला क्या है? उसके जो चार्ट आया उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो यही है ना कि अगर मिसाल के तौर पर अगर एक लाइसेंस में 10 पॉइंट्स हैं, ओके, तो आप अगर ये वायलेशन करेंगे तो उसके 2 पॉइंट्स कट जाएंगे। ओके, तो आपके 10 में से 2 माइनस हो गए। जब आपके ये माइनस होते जाएंगे तो 0 पर आ जाएंगे ना, और लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है ना। तो ये दुनिया भर में ये तरीका राइज है कि आपके देखें ना, आप एक दफ़ा जैसे सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ये ई चालान लागू कर रहे हैं, लेकिन आपको पहला चालान जो है आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप यही गलती दोबारा करेंगे तो वो अगला चालान भी वसूल किया जाएगा, पिछला भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मकसद ये है, सारी सूरत हाल का मकसद ये है कि वो जो ट्रैफिक लॉज हैं वहाँ पर जो वायलेशन हो रही है उसको कर्टेल किया जाए। अब इसको आप कतई इस नज़र से ना देखें कि जी ये हमारे ऊपर कोई इजाफी बोझ डाल दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ज़ाहिर है आदी नहीं है ना, हम अच्छा ज़्यादा इसमें फोकस जो है वो ज़्यादा लोग जो परेशान होते हैं वो 2 चीज़ों से, एक हेलमेट से और एक सीट बेल्ट से। बिल्कुल। अच्छा, शहर के अंदर शायद इसके लिए जो है हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। अगर शहर में जितने भी हादसा होते हैं, आप देखें हॉस्पिटल्स में चले जाए तो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। 200-250 रोज़ाना का पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल। मैं निस्तर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं तो तकरीबन 45% चांसेस आपके जो हेड इंजरी के वो कम हो जाते हैं। ज़ाहिर नहीं होगी, आप बचत हो जाएगी। तो ये आपको खुद भी सोचना चाहिए। बाकी इंजरी फिर भी मैनेज हो जाती है, हेड इंजरी जो है वो आपको मुश्किल में डाल देती है। तो इसमें अब वो पहनाएं कैसे ना लोगों को, लोग आदी नहीं है। और हमारे यहाँ तो हेलमेट सर्दी से बचने के लिए पहना जाता है। मतलब आप देख लें, लोग कहेंगे कि सर्दियों का मौसम आ गया तो अब हेलमेट पहन लें। तो आप देखें वो सेफ्टी वाला कंसर्न नहीं है। उसमें एक वजह ये भी है कि हमने मकामी तौर पर जो हेलमेट हम बना रहे हैं उसमें हमने सोचा नहीं है कि लोगों को देखें, लोगों से पूछा जाए ना कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते।
ठीक है, वो आपको 2-3 बड़ी रीजंस बताएंगे, सांस का बताएंगे और उनको एड्रेस कर लेना, एड्रेस कर लें तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, किसी बंदे के लिए सांस का मसला है तो वो आगे सांस ना रोकने वाला हेलमेट पहन ले, बिल्कुल, मतलब इतना कवर कर ले तो फिर भी ठीक है, हेड इंजरी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही तो वो हेलमेट दस्तयाब होने चाहिए। फिर दूसरा ये है कि ख़ासतौर पे मोटर बाइक्स वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, तो हेलमेट को उठा के कहाँ फिरते रहे। अब ये जो मोटर बाइक्स बनाने वाले लोग हैं उनको हेलमेट की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे कि आपका हेलमेट जो है वो वहीं मोटर बाइक के साथ रह जाए। जो जिस चीज़ ने उस चीज़ को, जिस शख्स ने या जिस पॉपुलेशन उन चीज़ को इस्तेमाल करना है, R&D करने की ज़रूरत है कि हेलमेट जो है वो किस तरह का होना चाहिए ताकि लोग जो है फिर उसके इस्तेमाल की तरफ भी आए। नाज़रीन, मज़ीद भी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ट्रैफिक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी जो है वो हमारे साथ दुआ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स को जो है वो कहाँ पर मार्केट में गैप है और उस गैप को जो है वो टैप इन करके पैसे कमाए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स जो घर पर बैठ के काम कर रही हैं। जी, दुआ बताइएगा कि एक तो मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किस तरह करना है फ़ीमेल ने, मार्केट की रिसर्च किस तरह करनी है घर पर बैठे हुए, और क्या इस तरह के गैप्स मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए, जिनको वो टैप इन करके जो है वो फिर पैसे कमा सकते हैं और आमदनी का उनके लिए जरिया बन सकता है। देखिए, फ़ीमेल के लिए तो सबसे पहले आजकल मैं आपको बताऊं कि मेरा तो इस सर्कल में रहता है, मतलब उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो होम से मतलब अपने घर से बिज़नेस कर रही हैं। उन्होंने मतलब कि कोई फ्रेंचाइज़ नहीं बनाई हुई, कोई आउटलेट नहीं बनाया हुआ, कोई उन्होंने शॉप नहीं बनाई हुई, वो घर से ही होम बिज़नेस कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुल कर रही हैं। जैसे कुकिंग का हो गया, बेकिंग का भी आपसे पहले भी मैंने जैसे बात की है, और इस तरह के और 2-3 मतलब कि आप जिसे कह सकते हैं कि ऐसे अब उसमें ये हो सकता है कि अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि सोशल मीडिया का यूज़, इसके अलावा मार्केटिंग के कुछ हमारे हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मार्केटिंग के ऊपर वर्क कर रही हैं, वो उस पर थोड़ी रिसर्च की जा सकती है। फिर सबसे पहले जब आप एक कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आते हो तो आपको सबसे पहले ये रिसर्च करनी चाहिए कि मैं अगर ये बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ऐसी क्या चीज़ है जो इससे पहले मार्केट के अंदर नहीं है। थोड़ी इनोवेशन लेकर आएँ अपनी क्रिएशन के अंदर। तो और क्योंकि देखें कंपटीशन तो होता है, आप जिस फील्ड में भी जाएं आपको कंपटीशन तो होगा। तो आप ये देखें कि आप ऐसा क्या नया कंसेप्ट लेके आ सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर नहीं है, अगर है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फिर सबसे पहले तो आपको पब्लिक की जो है नीड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आप पब्लिक डिमांड करेगी सप्लाई भी उसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो आपको फोकस करना चाहिए कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर सप्लाई कर सकती हूँ। या मैं ज़ाती तौर पर जब भी फीमेल्स की जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही होती हैं उनका ज़्यादातर या तो घर से खाना बनाने का होता है कि हम दें, अब वो मार्केट सैचुरेट हो गई है, बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, या उनका कॉस्मेटिक्स की तरफ आता है कि हम उठा के वाइट लेबलिंग करके तो फिर ई-कॉमर्स की तरफ आ जाएंगे, या उनका परफ्यूम्स की तरफ, परफ्यूम्स में तो मेन और वो भी मार्केट सैचुरेट कर गई है। तो इस तरह के अगर आप कोई प्रोडक्ट्स या कुछ इस तरह की बता सकती हैं कि जहाँ पर मार्केट गैप अभी भी मौजूद है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, खासतौर पर स्किल्स के हवाले से फीमेल जो अपनी स्किल्स घर से बैठ के दे सकती हैं। हम जो सबसे एक मेन चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पे ना वो हमारे अभी ये मार्केट इस चीज़ की इतनी नहीं है, हालांकि ये बहुत एक वास्ट मार्केट है। उसमें ये है कि आप एक प्रॉपर अपना एक इदारा बना सकती हैं या कोई सब चैनल बना लें जिससे आप स्टार्ट करें कि आप ना लोगों को ये बताएं कि वो अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं। ग्रूमिंग से मुराद ये नहीं कि ड्रेसिंग की, मतलब ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रूमिंग की मेरे ख्याल में हमारे अभी इतना कंसेप्ट नहीं है, हालांकि ये मार्केट बहुत वास्ट है। आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें ना तो ये बहुत अच्छा ही करने का प्लेटफॉर्म है ये चीज़। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को देख के हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो वो क्यों नहीं है कि हम यहाँ अपने उसको ही प्रमोट करें, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, और अपनी उसके अंदर वेरिएशंस के अंदर रहते हुए लोगों को बताएं कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। पहले अपना ब्रांड बना के और फिर प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाया जा सकता है। जा सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा गैप है इस चीज़ का, ये मार्केट के अंदर होना चाहिए, और अगर ये स्टार्ट होता है तो ये बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है, क्योंकि लोग कोई ऐसा मेरे ख्याल में इंसान अब नहीं है जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसे सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसे ओवरऑल ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है। वो आपके सिर्फ ओवरऑल पर्सनैलिटी में नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, मतलब इस तरह का कोई इदारा नहीं है अभी
और इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती। हालांकि ये मेरे ख्याल में ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब तक एक इंसान को ये पता ही नहीं होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनको जो कर सकते हैं, लेकिन वो एक बात जो जैसे सर ने की कि उनके माइंड में एक अनकॉन्शियस में एक थोड़ा सा डर होता है, लेकिन जो रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क में लाइफ में रिस्क के बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकती। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस के लिए बने हैं और कुछ लोग जो हैं वो जॉब के लिए बने हैं। अगर ये अपनी खुदादादी सलाहियतों को पहचानना है कि मेरे अंदर ये सलाहियत किस तरह की है पड़ी, तो उसको किस तरह पहचाना जा सकता है? कुछ स्किल्स या पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि यार ये आपके अंदर ये वाला जो है वो टैलेंट है, इसको आप मार्केट कर सकते हैं? ये काउंसलिंग की ज़रूरत है इसमें, काउंसलिंग की, और इसी तरह जो मैंने अभी बताया ग्रूमिंग की। अच्छा एक और चीज़ है कि अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है इसके अंदर, तो मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं ना, उनमें बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मतलब कि उनके पास सिर्फ एक मोबाइल है जो उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग कर रहा है। वो उसमें क्या देख रहे हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या वो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। अच्छा, ये मार्केट में ऐसा है कि कम्युनिकेशन गैप है आजकल? तो इस पर स्टडीज़ हो रही हैं कि पेरेंट्स की बजाय फ्रेंड्स होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही मैं बात कर रही हूँ ना कि जब पेरेंट्स की और बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन गैप आएगा तो डेफिनेट बात है कि वो अदर सोर्स ढूंढेंगे इस चीज़ के लिए। वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये तो फिर जो है ना पेरेंट्स को पता होता है ना उसको खुद पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अंदर एक टैलेंट है, मेरे घर वालों ने उसे इनकरेज नहीं किया, डेफिनेट बात है अगर कोई मुझे बाहर वाला बंदा कहेगा कि अभी आपके अंदर ये टैलेंट है, आप तो फिर तो मेरी उस तरफ अट्रैक्शन मस्ट है। अब वो आगे जाके पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट होती है, ये तो मुझे भी नहीं पता और मतलब कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। और सिर्फ ये अब मैंने ये चीज़ देखी है कि अब छोटी छोटी बात के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीमार है, माँ को काम नहीं आ रहा, वो बिजी है, उसने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब उसको नहीं पता कि बच्चा उसके अंदर क्या देख रहा है। तो ये एक ना बड़ा अलमिया होता जा रहा है कि अच्छा फिर आप ये देखें कि उस तरह से फिर आप केसेस भी देखते हैं रोज़, डिफरेंट किस्म के आपको मीडिया सेक्टर में नज़र आते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से कि बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि उस बंदे के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन वो नेगेटिविटी की तरफ जाके उसको उसमें सारा अपने आप को भी डिस्ट्रॉय किया, अपनी पर्सनैलिटी को भी, अपने जो है सारे लाइफस्टाइल को भी। अब खैर साहब, आप हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि हमें जॉब से निकल कर जो है वो अपने बिज़नेस की तरफ आना चाहिए ताकि हम कमा सकें और मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैम बता रही हैं कि स्किल्स को जो है वो देखने की ज़रूरत है। बुनियादी सवाल वही है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये स्किल है? उसके अंदर क्या काउंसलिंग के इदारे होने चाहिए या ख़ुद देखने की ज़रूरत है मुझे कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, हॉबीज़ किस तरफ है? हर बंदे के अंदर ये कारोबार करने का स्किल है, मौजूद है। जो भी चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई कर सकता है, किसी और को कमा के दे सकता है, तो अपने खुद भी कमा सकता है हर बंदे के अंदर। अब मसला ये है कि हम इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है ना, तो इनिशिएटिव भी लेना है और फिर कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए दरकार हैं। वो जैसे वसाइल हैं, या तो आपके पास खुद हों या आप जनरेट करें या आप पार्टनरशिप ढूंढें। खौफ की बात आप कर रहे थे ना, उसमें सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि हमारे यहाँ अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी मसाइल हैं, रेड टेपिज्म है। जब आप बिज़नेस करने निकलेंगे तो बहुत से मसाइल आपको आएंगे। उन चीज़ों को समझना, या तो पहले आप एक जगह 2 साल कहा जाता है कि जाके पहले शागिर्दी करें, काम को सीखें, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, तो उन चीज़ों का फिर किस तरह मुकाबला किया जाएगा? असल में हम समझ नहीं रहे, मार्केट की ज़रूरियात को हम समझ नहीं रहे। हमारे जो बच्चे हैं जो इस कारोबार में आना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे। ऑलरेडी उनके ज़हनों में कुछ चीज़ें तय हैं, ऑक्युपाइड माइंड के साथ खड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा कि जी हम तालीम भी हासिल करते हैं नौकरी के लिए ना, बिल्कुल, मतलब वो जहन पहले से ही ऑक्युपाइड है कि जी नौकरी करनी है, नौकरी ढूंढने निकल खड़े होते हैं। अब जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में इनोवेशन जो है वो बुनियादी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ खाने पीने की बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई इनोवेशन नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब वो गर्मियाँ आती हैं तो सत्तू बेचने वाले एक ही तरह के खड़े होते हैं। 5000 सब्जी की दुकानें हैं तो 5000 की 5000 एक जैसी हैं। आप मुझे एक 19-20 का फ़र्क दिखा दें किसी एक दुकान में ना, तो हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है। अच्छा, हमारा जो कारोबार में आने वाला नौजवान है वो खुद भी नहीं सोचता कि उसको इनोवेशन और प्रेजेंटेशन ठीक करनी चाहिए, उसी में रास्ता वही चीज़ें हैं जो आप बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करके या उसको उसके अंदर इनोवेशन ला के वो कर सकते हैं। खाने पीने की बुखारी, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने एंटरप्रेन्योरशिप से लेके जो हमारे वीक के पूरी जो हमारे करंट अफेयर्स उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया। दुआ बुखारी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, जैसे सर ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मस्ट है कि आप मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर जो है वो इनोवेशन लाएँ ताकि आप जो है वो अपने पैसे भी कमा सकें और मुल्क को कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो इधर ही इख्तिताम हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, so we will be right back.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे थे, इसी के साथ साथ वीकेंड पे हम ज़रा कोशिश करते हैं कि पूरे वीक की जो डेवलपमेंट्स हुई करंट अफेयर्स के हवाले से उस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करें। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। इस हिस्से में हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मौजूद हैं। हम इनसे जो है वो तफसीलन लंग्स कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज हमने लंग्स कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि लंग्स कैंसर है क्या और इसकी बुनियादी जो है वो वजूहात क्या होती हैं? लंग कैंसर आम ज़बान में हम उर्दू में कहें तो फेफड़ों का कैंसर है। और आपको पता है कि फेफड़े हमारी जो है वो सांस लेने में कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ना सिर्फ सांस लेने में बल्कि जो है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जिस्म में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जाती है तो हमारे फेफड़े प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कुछ जेनेटिक चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो सेल्स जो हैं वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। जब वो नॉर्मल होते हैं तो वो फिर कैंसरस बन जाते हैं और फिर लंग कैंसर हो जाता है। इसको जो कॉज करने में डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। सबसे मेन फैक्टर्स 85% जो है ये जो स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी। अब स्मोकिंग इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग कहें हम, या आजकल जिस तरह से जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा वेप या जो है उसकी तरफ जो आती है, तो किसी भी फॉर्म में जो तंबाकू है दैट इज़। अच्छा मैम, इसी पे ज़रा थोड़ी सी इन डिटेल सिगरेट्स और वेप्स पे कर लेते हैं। हम लोग जब भी सिगरेट नोशी का कहते हैं तो आप जब यूथ से बात करें वो कहेंगे कि जी ये इसमें हम वो जब सिगरेट को बर्न करते हैं तो कार्सिनोजेंस आते हैं जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर होने का खतरा होता है। तो उस तरह वेपिंग में तो कार्सिनोजेंस हम बर्न नहीं कर रहे, स्टीम इनहेल कर रहे हैं, इसमें तो हम सिर्फ निकोटीन ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें कैंसर नहीं हो सकता। तो निकोटीन आपके ख्याल में जो है वो कैंसर नहीं कॉज कर सकती, निकोटीन भी जो है कैंसर कॉज करती है। इवन इसका जो सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर हमारी आजकल की जो फ़िज़ाई आलूदगी है, जो स्मोक है, ये एक बहुत कॉमन जो है फैक्टर जो है बनता जा रहा है। हालांकि जो लंग कैंसर है या जो भी कैंसर हैं ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं। जो पर्सन 20-25 साल तक स्मोकिंग करता रहा उसके बाद उसको जो है वो जाके लंग कैंसर होता है। लेकिन अब क्योंकि अर्ली एज में, टीन एज में जो है वो स्मोकिंग आम हो गई है या हमारी फ़िज़ा में इतनी ज़्यादा आलूदगी हो गई है तो उसकी वजह से जो है कैंसर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लंग कैंसर। और जिसे कहते हैं एक खामोश कातिल के पता नहीं चलता, इसका जब पता चलता है तब उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांस स्टेज हो चुकी होती है। तो हमारी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा ये जो स्मोक का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शामिल हो गया है। हमारी ये जो गाड़ियाँ धुआं जो है वो उड़ाती हैं उसमें जो धुआं जो कार्सिनोजन उसमें इतने ज़्यादा शामिल होते हैं। ये तो वो हैं हम स्मोकिंग भी नहीं कर रहे, मतलब एक तो होते हैं ना एक्टिव स्मोकर, फिर एक है पैसिव स्मोकर जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकर्स में जैसे 15 गुना अगर है इंक्रीज़ फॉर लंग कार्सिनोमा, तो उनके साथ जो पैसिव स्मोकर हैं वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज रिस्क में है आम पॉपुलेशन की निस्बत। आम पॉपुलेशन में जो है वो लोग जो फैक्ट्रियों के करीब ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से आपको पता कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, उनमें भी ये कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। इवन ये जो बिल्डर्स होते हैं, कोल माइनर्स होते हैं, इनसे जो ज़रात निकलते हैं, जो ये मेटल्स जो बर्न करते हैं, आप जो ये बनाते हैं, ये जो एलुमिनियम की हो गई ये चीज़ें जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ड्राइवर्स, जो कंडक्टर्स, इनका डेली का जो है वो धुओं से, फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो ताल्लुक़ है। इवन आप बात कर रहे थे वेप्स की, हम बात करते हैं जो फर्नीचर्स जो है इवन बनाते हैं उस लकड़ी से भी जो चीज़ें निकलती हैं उनके अंदर भी जो ज़रात होते हैं वो भी एट रिस्क होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ना। और मैम जैसे आप बता रही हैं कि इसकी तशख़ीस जो है वो बहुत देर बाद होती है, कि इसके क्या कोई अर्ली साइंस भी हैं जो रेड फ्लैग्स हों? बिल्कुल, असल में जो है ना इसकी जो इब्तदाई अलामात हैं वो बिल्कुल जो है ना वो पेशेंट को खांसी होती है सबसे पहले ना। अब बंदा कहता है कि खांसी तो हमें वैसे ही मौसमी हो गई है, जैसे स्मोक आई ना, कफ शुरू हो गई आपको, हमने अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट की अगर खांसी 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो फिर उसको लाजमी कंसल्ट करना चाहिए कि भाई इतना प्रोलॉन्ग तो खांसी को नहीं होना चाहिए। वो जो स्मोकर्स कफ कहते हैं जिसको, वो जो बार बार होती है। हाँ जी, स्मोकर्स कफ तो हम उनमें भी कहते हैं ना, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, कुछ पेशेंट COPD के पेशेंट या दमे के पेशेंट होते हैं, उनको जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तब भी कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बलगम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अलामात इब्तदाई जो हैं बाकी बीमारियों की भी होती हैं। और पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है, TB है, उसकी भी यही अलामत है कि उसमें भी कफ होती है हमारे पास और उसमें भी बलगम आता है और उसमें जो है वज़न कम होता है और लंग कैंसर में भी वज़न कम होता है। तो ये वाली अलामात हमारे लोग, इवन लोग क्या फिजिशियंस भी जो हैं वो, क्योंकि मोस्ट कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में, तो वो ये कहते हैं कि पेशेंट को ना TB है, वो TB के टेस्ट करवाते हैं,
उसके टेस्टों में फिर जो है ना, या फॉर एग्जांपल जो है वो इलाज जिस तरह से लोगों को होता है ना, टेस्ट नहीं करवाने, हमारा बस इलाज कर दें, तो अक्सर लोग लंग कैंसर डायग्नोज होने से पहले पहले तक या तो 3-4 माह बाद 3-4 माह उनकी टीबी की दवाई खा चुके होते हैं, या फिर पूरा कोर्स कर चुके होते हैं 9 से 10-12 माह का ना। तो इसीलिए इसकी इब्तदाई अलामात प्रोलॉन्ग कफ और बलगम में जो है खून का आना, वज़न की कमी होना। अच्छा, इसमें सांस जो है, सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब क्या होता है, जो स्मोकर्स हैं हमारे, वो वैसे ही उनकी जो है वो सांस में मसला होता है कि सांस मुश्किल से लेते हैं ना, स्मोकिंग जो करते हैं सारा दिन, चेन स्मोकर्स में जो होती है, तो वो सारा दिन उनकी सांस में मसला है, तो वो कहते हैं कि ये तो उसी की वजह से है। तो उसमें तब्दीली क्या आई, वो स्मोकर जो पहले जो है आराम से 1 किलोमीटर चल लेता था या जो है 500 मीटर चल लेता था, अब जो है वो 20 कदम चल लेता है, तो उसका सांस उस तरह से फूलना शुरू हो जाता है। तो ये वाली चेंजेस उसने देखनी है अपने अंदर कि भाई एक तो मैं स्मोकर हूँ, मैं हाई रिस्क हूँ फॉर लंग कार्सिनोमा, और साथ में मुझे बलगम भी आ रहा है, थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है, और साथ में अब मुझे जो है सांस में इतनी दुश्वारी हो रही है, मेरे जो है आवाज़ में जो है चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आवाज़ किस तरह की हो जाएगी? स्क्वीकी हो जाएगी या भारी हो जाएगी? नहीं, भारी नहीं, आवाज़ जो है ना वो ऐसे डिस्फोनिक जो होती है ना, साउंड जो अजीब सी जो है ना, एक जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जैसे इसको भारी ही कहना चाहिए कि जो है एक आवाज़ जो है ना मरीज़ की जैसे निकल नहीं पा रही होती ना, तो उस तरह से जो है वो पेशेंट की जो है वो आवाज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन वही मैं बात करती हूँ कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत बाद में आते हैं। इनिशियली पेशेंट को कफ ही होती है, और वो कफ ऐसे अंडर डायग्नोज्ड रहती है कि या तो वो उसको मौसमी खांसी में कर देते हैं, या फिर टीबी की तरफ ले जाते हैं, या फिर जो है उसमें यही बात है कि पेशेंट खुद इग्नोर करता है सबसे पहले कफ को, फिर जो है फिजिशियन की तरफ जाते हैं, वो उस चीज़ को जो है इग्नोर करते हैं कि जी हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ये उनको भी सही हिस्ट्री नहीं देते ना, डॉक्टर को भी जो है पेशेंट हमारा सही हिस्ट्री नहीं देता कि सिगरेट स्मोकिंग, हाँ जी 1-2 पी लेता हूँ, चाहे 20 भी पीते हैं दिन में। तो इवन पेशेंट आते हैं ना, उनसे पूछे सिगरेट पीते हैं, कहते हैं नहीं। अच्छा, अब पता है उनसे क्या सवाल करती हूँ मैं कि आखिरी सिगरेट कब पी थी, कहेंगे 1 हफ्ता पहले ना। तो अभी हफ्ते से नहीं पी रहे, तो इसीलिए जो है वो नहीं पीते। तो इसीलिए जो है उनसे ये भी लाजमी पूछना है कि पहले भी कभी पीते थे, तो वो यही पता चलता है हफ्ता पहले या 15 दिन पहले जो है वो छोड़ी होती है सिगरेट ना। अच्छा, यूजुअली जैसे आप बता रही हैं कि पोल्यूशन की वजह से भी लंग्स कैंसर हो सकता है, और ये जो है आपको सिगरेट स्मोकिंग वजह से तो मस्ट है हो ही सकता है, और दूसरा जो लकड़ी के कारखाने में काम कर रहे हैं उधर भी हो जाता है, कोल माइनर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो जो अर्ली साइंस हैं, जैसे कफिंग हुई आपके पास जब पेशेंट आया, तो वो उसमें कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अब हमारा शायद स्टेमिना का हो सकता है इशू हो, हम सर एक्सरसाइज करके कर लेते हैं, तो वो और हार्ट की वजह से भी हार्ट की वजह से सेम सिम्टम्स, सांस में दुश्वारी आना, सांस लेने में मसला हो जाता है, आवाज का दबना, ये सारी चीजें सेम आपकी हार्ट पेशेंट जो है। बुनियादी जो डॉक्टर हैं वो आपने जनरल फिजिशियन के पास जाना है या भाग के किसके पास जाना है? पहले तो सारी बातें फिजिशियन के पास ही जाएगा, जीपी के पास ही जाएगा। वो एक आम सा टेस्ट है कि आप उसका लाजमी चेस्ट एक्सरे जरूर कराएं पेशेंट का। जैसे ही सांस में दुश्वारी आए ना, हम बाज़ औक़ात वही मैं कह रही हूँ, हार्ट के जो है ना वो हम बाकी सारी ईसीजी करा लेते हैं, एको करा लेते हैं, एक सिंपल चेस्ट एक्सरे जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि जो है उस पेशेंट को टीबी की वजह से ये खांसी हो रही है, उस पेशेंट को या फिर लंग कैंसर जो है वो बहुत अच्छा, अगर वो एडवांस स्टेज पे है वो तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा सिंपल चेस्ट एक्सरे पे भी। इब्तदाई केसेस में हाँ लंग कैंसर है वो चेस्ट एक्सरे पे नहीं पता चलता, उसके लिए फिर सीटी स्कैन कराना पड़ता है। तो फिर सीटी स्कैन पे जाके उसकी जो है वो पता चलता है कि लंग के अंदर जो है वो नोड्यूल पड़े हैं, गिल्टियाँ हैं, किस तरह से जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अच्छा मैम, लंग कैंसर से हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, मैं क्योंकि हमारे यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा वेपिंग और सिगरेट्स की तरफ आ गई है, उनको यही लगता है कि शायद वेपिंग की वजह से उस तरह कैंसर नहीं होता। मैं चाहूँगा उस पर दोबारा ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, और जो ई सिगरेट्स की वजह से दीगर जो बीमारियाँ हो सकती हैं, ख़तरनाक मोहलिक बीमारियाँ, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा, ये जो स्मोकिंग है ना, मतलब स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, मैंने आपको यही कहा ना कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वेप की शक्ल में हो, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वो हुक्के की शक्ल में हो, चाहे नस्वार हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई भी तंबाकू या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है जो आपको इस तरह से जो आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके कार्सिनोजेनिक हैं।
And if you are doing it for a long period of time, then it can cause cancer, या with one puff or one cigarette it can cause cancer? No, not with one puff. अब बात वही है कि बंदा कहे कि मुझे एक पफ लिया था शायद उसकी वजह से कैंसर ना हो जाए, ये तो बहुत ही मतलब एक्सेजरेट करने वाली बात है। मैंने वही बात बताई कि इवन लंग कैंसर के पेशेंट, वो जो चेन स्मोकर होते हैं, जो 20 साल उनको हो चुके होते हैं स्मोकिंग करते हुए, उनमें रिस्क बहुत ज्यादा 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इवन ये ज़रूरी नहीं है, एक मैं वही बात बताऊँ ना, एक तो वो चीज़ भी है बीइंग मुस्लिम या बीइंग जो है हमें एक ये कि जो है हम कोई भी कैंसर या कोई भी बीमारी अल्लाह ताला जो है ना किसी भी तरह बंदे में डाल सकते हैं, चाहे वो जो है वो उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर है, वो बिल्कुल हेल्दी था, या वो उसके कॉजिंग फैक्टर, ये तो हमारी बुक्स लिख रही हैं ना, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम डायग्नोज कर रहे हैं, लेकिन वो उसको हो सकती है। मतलब पेशेंट कहते हैं कि मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, क्या पता वो पैसिव स्मोकर हों, उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके हस्बैंड पीते हों। मैम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर सादिया से बात कर रहे थे कि किस तरह के जो है वो लंग्स कैंसर जो है वो किन वजूहात की वजह से होता है। मैम हमें ज़रा सिगरेट्स और ई सिगरेट्स के बारे में ज़रा बता रही थी। मैं चाहूँगा मैम उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि ई सिगरेट्स कितना नुकसानदेह जो है वो आपके लिए हो सकती है। मैंने यही बात की कि ये कार्सिनोजेनिक हैं, ई सिगरेट्स भी हैं, ये भी कार्सिनोजेनिक है। अब ज़रूरी नहीं कि लंग कैंसर हो। अच्छा, स्मोकिंग जो है वो हर कैंसर में जो है ना, जो भी ये जो है वो एक मेजर फैक्टर है। इवन आप मसाने का कैंसर ले लें, सबसे मेजर कॉज जो है ना स्मोकिंग है, ठीक है। आप लंग कैंसर ले लें, आप जो है और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ले लें, जो मतलब बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसमें भी स्मोकिंग जो है हमारा एक बड़ा फैक्टर है। आप स्टमक का, मैदे का कैंसर ले लें, उसमें भी हमारी जो है स्मोक्ड फूड इवन जो है वो बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है। तो वही बात है कि वो आप कह रहे हैं ना कि उससे तो सिर्फ इनहेलेशनल या वो चीज़ें होती हैं, तो ये जितनी भी इनहेलेशनल थिंग्स हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं, और इससे जो है वो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और वो लोग जिस तरह से वो रूटीन में लेते हैं, कोई भी चीज़ आप रूटीन में लें जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो आगे जाके आपके लिए लाजमी जो है वो कार्सिनोजेनिक बनेगी। ओके मैम, अब हमने ज़रा कॉजेज़ के ऊपर बात कर ली, हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं कि अब इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। कैंसर को प्रॉपरली रिवर्स किया जा सकता है अगर खासतौर हम लंग्स कैंसर की बात करें? नहीं, रिवर्स तो हम नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए वही बात कि पहले डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले वही मैंने कहा कि अगर तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज, वो लेट स्टेज में आया है, फिर तो एक्सरे पे भी पता चल जाता है, वरना अर्ली स्टेजेस के लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। उसमें फिर जब कोई नोड्यूल नज़र आता है, अच्छा अब उस नोड्यूल का ये कि वो बिनाइन भी हो सकता है, मलिग्नेंट मतलब कैंसर भी हो सकता है, उसके लिए फिर सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, ट्रू कट बायोप्सी करते हैं। उसके गाइडेड जाके अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या सीटी के ज़रिए देख रहे होते हैं कि वो उसी ट्यूमर में जा रहे हैं, और वहाँ से बाल के बराबर जो है वो मवाद लेते हैं और फिर उसको लैब में चेक किया जाता है। ये पेनफुल प्रोसेस है? नो, ये लोकल में करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट को, और फिर जो है पेशेंट को महसूस नहीं होता, ठीक है। और उसमें जैसे ही वो लेबोरेटरी में सैंपल जमा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगते हैं, जो जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए कहा था कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो फिर उस डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब लंग कैंसर की टाइप्स के लिए भी फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ ही मैं आ रही हूँ कि ट्रीटमेंट करने के लिए हमें टाइपिंग का पहले पता होना ज़रूरी है कि कौन सी टाइप का ट्यूमर है, क्योंकि आजकल लंग कैंसर में एक तो सर्जिकल रिसेक्शन बहुत कम, हमारे पेशेंट में तो नहीं हो सकती जितनी स्टेज में ये प्रेजेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े लंग कैंसर लेके फिर होते हैं। अगर बहुत छोटा सा हो फिर तो सर्जरी इज़ द बेस्ट कि उसको सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं, उसके बाद कीमो देते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ट्यूमर्स, उनको कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, पहले श्रिंक करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, और आजकल टारगेटेड थेरेपीज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ट्यूमर। जब टाइप ऑफ ट्यूमर पता चल जाता है, फिर उसके बाद जो है उसकी डिफरेंट जो है EGFR या ELK म्यूटेशंस इन कैंसर्स की होती हैं, जो कि इन म्यूटेशंस को हम चेक करते हैं इस पेशेंट में कौन सी वाली म्यूटेशन पॉजिटिव है, ताकि उसको वो टारगेटेड थेरेपी दी जाए। उन सेल्स को जाके टारगेटेड थेरेपी, वो जो उन ट्यूमर सेल्स पे वो पड़े होते हैं, और उनको जाके वो टारगेट करती हैं दवाइयाँ, और जो है वो उसकी ट्रीटमेंट होती है और बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैं यही पूछना चाहता था, जब आपने वो कैंसर जो है वो ट्यूमर को रिमूव कर दिया या उस लंग्स के हिस्से को आपने श्रिंक करके रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या लंग दोबारा ग्रो भी कर सकता है?
नहीं, हमने लंग के हिस्से को वो रिमूव किया, ओके, दैट इज अ स्मॉल पार्ट। वही मैंने कहा ना, हमेशा हम लंग पूरे का पूरा उस तरह ओके, से ओके, ओके। रिमूव नहीं कर सकते। लंग की सर्जिकल मतलब लोबेक्टमीज होती हैं, हम 2-3 पार्ट्स उस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है रीग्रो होने के चांसेस हो सकता है, उसमें लंग थोड़ा सा जो जैसे हमने वो किया उससे ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा लंग उस तरह से डेवलप, जैसे लिवर में बहुत अच्छा होता है, लिवर हमारा बहुत अच्छा ग्रो करता है कि उसमें जब हमारी रीजनरेशन के, लेकिन इसमें तो हम उस पार्ट को, हम डिजीज पार्ट को हटा रहे हैं, ना कि हम किसी जगह पे स्टेम सेल इम्प्लांट तो नहीं कर रहे कि वो रीजनरेट करे उसे ना। और मैम अब ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब जो किसी फैमिली को जब पता चलता है कि अब हमें जो है वो पेशेंट को हमारे लंग कैंसर हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा बन जाता है, फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है इसका इलाज। तो क्या हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर पे, क्या जैसे मैंने आपसे उस ब्रेस्ट कैंसर में भी पूछा था कि क्या कोई ऐसे इदारे हैं जो हेल्प कर रहे हैं पेशेंट्स को, और ताकि वो इनका ये जो है वो इलाज किया जा सके? अच्छा, लंग कैंसर या कोई भी किस्म का कैंसर, हम तो आम डिजीज़ की बात कर लें कि हमारे मरीज़ वो है जो एक सिंपल ओपीडी की पर्ची भी नहीं जो है वो बाज़ औक़ात ख़रीद सकता, कि वो कहता है कि ओपीडी की हेल्थ स्लिप गवर्नमेंट में तो जो है वो बनवा के चेक करा लेता है। मैं वही बात कर रही हूँ, अगर वो प्राइवेट भी वही वाली ओपीडी की पर्ची नहीं बनवा सकता, बिल्कुल ठीक है, तो हमारा तो वो मरीज़ है जो सिंपल डिजीज़ की ट्रीटमेंट के जिसके पास पैसे नहीं है। तो कैंसर का तो वैसे ही नाम सुनते ही मरीज़ को पता होता है कि अब मेरे जो है या तो घर बिकेगा या मेरी कोई जो है जायदाद बिकेगी या कोई जो है इस तरह से पीछे से जो है वो चीज़ें बिकेंगी, तो फिर जाके मेरा इलाज होगा या कोई मेरी मदद कर दे उस चीज़ों से। तो है फैमिली के ऊपर ये तो बहुत ज़्यादा है कि फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तो रिगार्डिंग कैंसर का नाम सुनते ही कैंसर मीन्स हमारे माशरे में डेथ, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि अब तो मरीज़ ने बचना नहीं है। तो एक तो उस फैमिली को उल्टा, फैमिली ने मरीज़ को ये पहले सपोर्ट करना है, पहले तो उसको जो है ना कि भाई आपको इलाज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। पहली एक जो बहुत बड़ी सपोर्ट पेशेंट के लिए है ना कि उसको ये सपोर्ट करना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं चाहे जो भी हो। अच्छा, फिर पैसा होता भी है अगर लोगों के पास, तो वो सहूलियात उस तरह से नहीं पहुंच पाती कि एक तो वो स्टेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ट्रीटमेंट उसका उस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो फिर उसके साथ तब भी खड़े रहना कि भाई जो भी सिचुएशन आएगी अब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हुकूमत के लिहाज से हम कहा जाए तो हुकूमत जो है लंग कैंसर के हवाले से स्पेसिफिकली कोई ऐसी वो नहीं है, जिस तरह से मैं कहूँ इवन EGFR म्यूटेशन या जो है ALK म्यूटेशन, इनकी म्यूटेशन के टेस्ट करने की प्राइस भी 1-1 लाख रुपए है, ठीक है। तो हमारा मरीज़ 1-1 लाख और कुछ 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख में भी होते हैं, और अक्सर लेबॉर्ट्रीज उसको नहीं भी कर रही होती। बाज़ औक़ात मरीज़ को ये भी एक सामना होता है कि भाई मेरा टेस्ट हो जाए, जैसे मैं वही कह रही हूँ ना, हमारे पास जो बहुत पेइंग लोग भी हैं ना, उनका भी ये एक जो है वो होता है कि अच्छा ये टेस्ट हम कहाँ से करवाएं, और टेस्ट अगर हो भी जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट वो मेडिकेशन उनको उस तरह से, अब आप सोचें जिस टेस्ट की प्राइस 1.5-2 लाख है, तो उसकी मेडिकेशन की प्राइस जो है हर सेशन की कितनी होंगी, तो वो उस लिहाज से लंग कैंसर के हवाले से तो नहीं है, होना चाहिए। अब हम जो क्या कर सकते हैं, एक तो यही कि सबसे मेजर जो आपके भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम स्मोकिंग को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। हम स्मोकिंग को बिल्कुल जो है ना हम तर्क कर दें कि मतलब ये चीज़ें जो हैं हमारी, ताकि लंग कैंसर या कोई भी किस्म का कैंसर है वो एक मेजर वजह तो ख़त्म हो इस जो है दुनिया से, कि हम स्मोकिंग को ख़त्म कर। डॉक्टर व्हाट वुड यू एडवाइस कि एक स्मोकर है, चेन स्मोकर है, वो किस तरह जो है वो टेपर ऑफ करे अपने निकोटीन की डोज को, एकदम बिल्कुल कोल्ड टर्की छोड़ दे या टेपर ऑफ करता जाए, किस तरह छोड़ना चाहिए? कि उनको फिर डॉक्टर्स से कंसल्ट करना पड़ता है। वो जिस तरह से जैसे कहते हैं ना कि मंशियात को भी छोड़ने के जो है उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तो उनसे कंसल्ट करना पड़ता है कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स को, और खुद से जाहिर बात है जब भी वो छोड़ेगा उसको वो एक कितने सालों से आदत पड़ी हुई है, तो उसका जिस्म उसको रिजेक्शन शो करेगा, वो पहले से भी ज्यादा उल्टा बीमार फील होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो पहले काफी ज्यादा जी मैं तो पहले बिल्कुल ठीक था, मेरे साथ जो है यही छोड़ने की वजह से हुआ, ये मुझे कैंसर वाला एलिमेंट तो बाद में गया, ये वाली चीजें जो है ना मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं। तो वो हमेशा जब भी कोई चीज़ हो डॉक्टर के मशवरे से करें। तो बिल्कुल मैम, हमारे पास लास्ट 10 to 20 सेकंड्स हैं, इफ़ यू वांट टू जो लोगों के लिए हो, कोई आखिरी पैगाम आपका? आखिरी पैगाम यही है कि जो है जितना कोशिश हो स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर आपके साथ कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, आप उठ के चले जाएं, या तो वो कहीं खुली फिजा में जाके पी ले। थर्ड ये कि मास्क का इस्तेमाल करें, स्मोक
आजकल जिस तरह से हमारे हैं, या वैसे ही ड्यूरिंग ड्राइविंग आप लोग हेलमेट के साथ साथ या कार चलाते हुए अपना मास्क इस्तेमाल करें, ताकि हम जो है फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकें और ये चीज़ें जो हैं इस लंग कैंसर को जो है हम इसकी रोकथाम में। डॉक्टर सादिया मजीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आज हमने लंग कैंसर को एक अवेयरनेस के लिए जो है वो ये एक प्रोग्राम किया ताकि लोगों को तंबीह हो सके कि जैसे सिगरेट है या कोई भी और किसी भी चीज़ में इनहेल कर रहे हैं या कोई भी नशा हुआ चीज़ या कुछ इस तरह का इस्तेमाल करें ताकि उससे बचा जा सके और लोगों को पता चले कि कितनी मोहलिक हो सकती है लंग कैंसर की बीमारी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कैंसर के हवाले से। ख़ास तौर पर हमने आज लंग्स कैंसर पे कुछ जो है वो अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम किया ताकि लोगों को ज़रा तंबीह हो सके, जो लोग स्मोकर हज़रात हैं, स्मोकिंग करते हैं, कि कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है ये आपके लिए, और लंग कैंसर कितना मोहलिक जो है वो मर्ज़ है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इसी से हमने बात करनी है आर्टिस्ट्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया शाहीन साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आर्टिस्ट एसोसिएशन की। इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि मुल्तान इंडस्ट्री में किस तरह के आर्टिस्ट हैं और यहाँ पर उनकी सहूलियात के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मेडिकल की सहूलियात हैं, कुछ रहने के सहूलियात हैं। और जो जैसे ही आर्टिस्ट की एक ख़ास एज होती है जब उसने स्क्रीन पे आना होता है, स्टेज पे आना होता है, उसके बाद वो जब उम्र उसकी बढ़ती है तो उस वक्त उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बुनियादी आर्टिस्ट की अपनी ज़िम्मेदारी क्या क्या है और उनको जो किस तरह जो है वो मदद की जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादी महनूर साहिबा, जो कि एक सिंगर हैं। इनसे हम कोशिश करेंगे कि गाय बगाए जो है वो कुछ गुजारिश करें कि हमें कुछ सुनाएं भी सही, और अब एक सिंगर के लिए किस तरह की जो है वो सहूलियात मौजूद हैं, किस तरह वो एक सिंगर जो है वो सीख सकता है। एक तो आपके अंदर खुदादादी सलाहियत है और फिर उस सलाहियत को पॉलिश किस तरह करना है, और क्या उस्ताद मौजूद हैं, कुछ इस तरह की अकेडमीज़ मौजूद हैं, तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मैम, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसा डाटा है कि हमारे यहाँ मुल्तान की, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कितने आर्टिस्ट यहाँ पर हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है? मुल्तान में तकरीबन 1300 आर्टिस्ट हैं, जिसमें सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, जो तबला नवाज हैं वो भी हैं। जो हमारी तंजीम है 2017 में रजिस्टर हुई है, तो ये पाकिस्तान की पहली तंजीम है जो कि हुकूमत से रजिस्टर शुदा है। ठीक है। इस पे हमने जो वर्क शुरू किया है, जैसे एकेडमीज़ बनी हुई हैं सिंगिंग के लिए, उसमें जितने भी लोग हैं A to Z उनको भी हमने रजिस्टर किया हुआ है, वो भी हमारे ही तंजीम का हिस्सा है। किसी का खुशी होता है, गम होता है, हम उन सबको साथ लेके चलते हैं। तो मुल्तान में पहले तो जो थिएटर थे वो 4 थे, अब सिर्फ एक ही थिएटर बच गया है। तो आर्टिस्ट जितने भी हैं ज़्यादातर वो लाहौर कूच कर गए हैं, बाहर आउट ऑफ सिटी साहिवाल चले गए हैं, क्योंकि मुल्तान में सिर्फ एक ही थिएटर बच गया है। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा, जब आप हुकूमत से रजिस्टर होते हैं तो आपने उधर फिर अपनी फ़ंडिंग के बारे में बताना होता है कि हमें फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है, हम फलाह बहबूद के लिए किस तरह काम करेंगे, तो ज़रा वो समझाइएगा कि आपको फ़ंड्स किस तरह किया जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता किसी आर्टिस्ट को कोई मसला हो जाता है तो फिर आप उनको सपोर्ट किस तरह करते हैं? जब हम तो कोई भी तंजीम रजिस्टर करते हैं ना, तो तब तो फ़ंड की बात बिल्कुल ही नहीं होती। तब ये शो किया जाता है कि ये हमारे मसले मसाइल हैं, इसके लिए तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है। फ़ंड तो बहुत लेट के बाद है। देखिए ना, एक हम प्लाट लेते हैं, प्लाट के बाद हम घर तामीर करते हैं, उसकी बुनियादें बनाते हैं, फिर पूरा घर बनाते हैं, फिर वहाँ जाके हम बड़ा कुछ करके रिहाइश रखते हैं। तो फ़ंड का भी इसी तरह ही है। हमारी तंजीम रजिस्टर्ड तो हो गई है, लेकिन हुकूमत ने बस एक बार ही हमें जो है ना 50,000 का जो है ना चेक पे किया था, तो उसके बाद हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। गाहे बगाहे, ठीक है जी, गाहे बगाहे हमने हुकूमत से रुजू भी किया है, तो लेकिन जो मुल्तान के आर्टिस्टों को सहूलियात मिलनी चाहिए, जो बाकी लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में मिले, वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट महरूम हैं। ठीक है, मुल्तान के आर्टिस्ट जो हैं वो उन सहूलियात से जो वो महरूम हैं। अच्छा, बुनियादी अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की सहूलियात जो हैं वो आप डिमांड कर रहे होते हैं कि एक आर्टिस्ट को बुनियादी किस तरह की सहूलियात चाहिए होती हैं? सबसे पहले तो जो एक हमारा आर्टिस्ट है माशरे में, वो उसके घर में गम भी है तो वो खुशी दिखा रहा है, फेस पे स्माइल आके। अब उसके घर में पता नहीं चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा, उसके बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने बस मुल्तान में एक थिएटर ही बच गया, वहाँ पे जाके उसने परफॉर्म करना है। तो एक थिएटर में कितने आर्टिस्ट परफॉर्म कर लेंगे? 8, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12, कम से कम 5। तो उसमें फ़नकार कहाँ जाएंगे? मुल्तान में टोटल जो है ना शोबिस ख़त्म हो चुका है। लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरत है यहाँ पर, इसको बहाल करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे तो बहुत वर्क चाहिए, क्योंकि एक से एक बड़ा आर्टिस्ट जो है, देखे मुल्तान से हमारा
अच्छा, मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर डिमांड होती है सप्लाई वहाँ पर बढ़ जाती है। क्या मुल्तान के शहरियों को उस तरह देखना ही नहीं पसंद करना चाह रहे, आर्ट जो है वो थिएटर जाके पसंद नहीं करना चाह रहे? और फ़नून लतीफ़ा के लोग अक्सर ये लोग जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर उस तरह हमारे पास थिएटर्स नहीं है। मैं फिर उनसे बुनियादी यही सवाल करता हूँ कि आपके थिएटर में जब लोग जाएंगे फैमिलीज़ नहीं लेके जाएंगे, वहाँ पर गालम गलोच होगी, वहाँ पर लड़कियों के लिबास इस तरह के होंगे, बंदा फैमिली के साथ नहीं बैठ सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि मुल्तान में काफ़ी थिएटर्स थे, अब वो थिएटर्स कम हो चुके हैं। कम हो गए। बाबर थिएटर मेन थिएटर था जिसमें हमेशा अच्छी कास्ट होती थी, अच्छा ड्रामा होता था, उसमें फैमिलीज भी आती थी। उसमें भी बड़ा जो अदाकार होता था वो लाहौर या इस तरह का एक बड़ा अदाकार लेकिन जो मुल्तान से आर्टिस्ट ने जिसने परफॉर्म किया आज वो लाहौर में बड़ा आर्टिस्ट कहलाता है, मतलब पाकिस्तान का आर्टिस्ट कहलाता है। मैं आपको काउंट नहीं करवा सकती। अगर माजी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, वो बाबर थिएटर में परफॉर्म करते थे, रेक्स में करते थे, डॉन में करते थे, संगम में करते थे, आज वो हमारे पाकिस्तान का नाम है। उन्होंने मूवीज भी की हैं और दूसरे सजाद शौकी साहब हैं, आजकल देखे वो नंबर 1 पे जा रहे हैं। फहद अवान साहब है हमारे, यंग ब्लड हैं, तो वो भी मुल्तान से ही, आज वो देखे लाहौर में सब पे छाए हुए हैं। तो इसी तरह जब काम नहीं होगा घर से, फिर जाहिर बात है बंदा मेहनत मजदूरी के लिए तो निकलेगा ना, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े तो वहाँ भी बंदा जाता है। ये तो फिर भी के सवाल से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिंगिंग के हवाले से। फौजिया शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि जैसे इस तरह के न्यू टैलेंट आता है, जैसे मैम बता रही हैं कि मुझे 6 मंथ हो चुके हैं, मैं सीख भी रही हूँ, नए जो टैलेंट है आना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को लगता है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जैसे अपने का इंडस्ट्री भी नहीं है। दूसरा, क्या सिखाने के लिए कोई इदारे मौजूद हैं मुल्तान की, अगर हम बात करें, या जनूबी पंजाब की हद तक हम बात करें? जी, मुल्तान में सबसे पहले तो मुल्तान आर्ट काउंसिल है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं डेली शाम। ओके, कोई फ़ी है उनकी या नहीं? फ्री है। ओके, वहाँ कोई जो है ना फीस नहीं है। और टाइमिंग भी बता दीजिएगा। टाइमिंग शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ओके। और बाकी प्राइवेट भी एकेडमीज मौजूद हैं। सिंगिंग के शौकीन काफ़ी हजरात हैं और बड़ी हजरात भी हैं शौकीन, वो भी सिंगिंग सीख रहे हैं। अक्सर जो शोज़ हमारे मुल्तान में होते हैं वो अपना फिर जब शौक जो जुनून की हद तक होता है तो बंदा फिर सीखता है, सारी बात है, तो परफॉर्म करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं मुल्तान में। पहले हमारे यहाँ पे कवालियाँ नहीं होती थी, हम कवाली सुनने लाहौर जाते थे, पिछले साल की बात है। माशाल्लाह से मुल्तान में 2 पॉइंट ऐसे बन गए, ऐसा ट्रेंड आया है कि हर शादी पे, हर जो है बर्थडे पे कह रहे होते हैं कि कवाली होनी चाहिए। मतलब चाय के स्टॉल्स पे, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा 2 हैं हमारे मुल्तान में, एक चाय मौसीकी है, एक सुर संगीत। जी जी। तो अकेडमीज तो मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक प्रॉपर एक चीज़ जैसे स्कूल अकेडमी एक बननी चाहिए ना, वैसे होना चाहिए। ठीक है, कि मॉर्निंग टाइम या दोपहर के टाइम जैसे है ना, रीजनल हमारे यहाँ पर बननी चाहिए, होना चाहिए ऐसा। तो इसी तरह आर्ट के हवाले से भी है। आर्ट के हवाले से हमारे मुल्तान में कोई भी ऐसी अकेडमी नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती गई, उसमें बुनियादी कुछ वजूहात जो है वो नज़र आती हैं कि जिस तरह का डिमांड थी उस तरह का वो सप्लाई उस तरह की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास तबका जो है वो थिएटर की तरफ जाना शुरू हो गया, उसकी क्या वजह बनी? ख़ास तबका थिएटर की तरफ तो जाना नहीं शुरू हुआ। पहले मुल्तान में साई की मूवीज़ भी बन रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि मुल्तान में देखिए कोई भी स्टूडियो नहीं है अभी। अगर लोगों ने बनाए हुए तो खुद ही यूट्यूब चैनल्स बहुत आम हो गए। जाहिर बात है जब आप एक प्रोफेशनल बंदा है, वो एक अपना मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, उसको सिंगिंग का शौक़ है या उसे एक्टिंग का शौक़ है या उसे डांस का शौक़ है, तो ये हमारे मुल्तान में कोई ऐसा होना चाहिए था। जैसे कोई भी स्टूडियो नहीं है मुल्तान में, देखा जाए तो कितना बड़ा मुल्तान है अपना, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सराइकी खित्ता है अपना मुल्तान, तो कोई भी नहीं तो है यहाँ पे। प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे यहाँ पर, क्यों स्टूडियो नहीं बनाना चाह रहे? जितने भी 3 थिएटर, अब स्टारलाइट जो है वो बंद हो गया, इसी वजह से पब्लिक का रुझान नहीं है मुल्तान में। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम भी परेशान है और आर्टिस्ट भी, फनकार भी परेशान। बढ़ती हुई महंगाई वजह है या कंटेंट वजह है कि उस तरह का मवाद नहीं है? दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई देखिए हर बंदे पे असर करती है कि जब पॉकेट में इतने पैसे नहीं होंगे, बंदे का घर नहीं चलेगा, तो वो क्या थिएटर जाएगा, पे करेगा और टिकट लेगा। मुल्तान आर्ट काउंसिल में फैमिली ड्रामे होते थे, वहाँ भी नहीं हो रहे, अरसा दराज हो गए, वहाँ होने चाहिए। हमने मुल्तान में फेस्टिवल भी किए, बहुत लातादाद फैमिलीज होती थी जो अभी भी कहीं मिलती है तो वो हमसे पूछती है कि मुल्तान आर्ट काउंसिल में कोई ड्रामा नहीं हो रहा। तो होने चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, अक्सर औकात ये होता है कि यार जितने भी बड़े अदाकार हैं, खा वो लाहौर के हों, पाकिस्तान के अदाकार हैं ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि अपना एक ऐसा, नसीम विकी साहब ने एक कोशिश की कि वो एक बहुत बड़ा ड्रामा लेके आया, उसको पजीराई भी मिली, लोग गए देखने के लिए।
एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ पैसों की परवाह किए बगैर जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो एक ऐसा प्ले करें कि वो सारे उधर पूरे पाकिस्तान में उसके प्लेज हों, ताकि लोगों में एक दफ़ा दोबारा जो है वो उसको मार्केट किया जाए, लोग आएँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग आना शुरू हों और मार्केट बढ़े। नसीम इक्की साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने इंडिया भी जाके काम किया, उनके लेवल तक तो अभी तक नथिंग, कोई नहीं जा सकता। तो जितना सीनियर आर्टिस्ट होता है वैसे ही उनका जो है बजट भी उतना ही बड़ा होता है। तो अल्लाह करे ऐसे ही हो, हर बंदे में ख्वाहिश हो कि मेरा अपना जो है स्टूडियो हो, मेरा अपना जो है मैंने ये चीज़ें करनी है। हर बंदे की अपनी नेचर होती है। अब ये देखिए ना, हमारे आर्टिस्ट हैं, अब सब तो उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। एक थिएटर पे एक जो है लड़की वो ले रही है 150 लाख ले रही है, और वहीं पे एक आर्टिस्ट हमारी 500 ले रही है, 700 ले रही है। अगर पब्लिक नहीं आई तो उसको वो भी 500 नहीं मिलेगा। तो मुझे बताएं वो जो फनकार है उसकी तो दिहाड़ी पे है ना, वो दिहाड़ी उसकी। अभी ये जो रिसेंटली कुछ देखा गया कि जो हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा है, हाँ। अभी हमने रिसेंटली हुकूमत की तरफ से भी देखा कि कुछ चेक्स एंड बैलेंस लगाए जा रहे हैं, वो एकदम ठीक है। और अपना कोई लास्ट मैसेज भी आप जो ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर दीजिएगा। हुकूमत के इकदाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ें ये कर रहे हैं तो आर्टिस्टों के लिए सहूलत के लिए मैं शुरू से लेके अब तक यही बात कह रही हूँ। हुकूमत से मेरी अपील है कि खुदारा मुल्तान के आर्टिस्टों के लिए आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें, कोई फ़ंड मुल्तान के लिए निकालें जिसमें आर्टिस्ट अपना घर बना सके, बच्चों की स्कूल की तालीम कर सके, अपनी मेडिकल को कर सके। यही 3 मेन चीज़ें हैं। शहजादी महानूर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हमने आपसे डिफरेंट सॉन्ग्स भी सुने, हमने बात की कि किस तरह जो है वो नए आर्टिस्ट के लिए काम किया जा रहा है। फौजिया शाहीन साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, इसी खूबसूरत जो है वो सॉन्ग के साथ आज का प्रोग्राम का जो है वक्त इख्तिताम हुआ। अगले हफ्ते हम मज़ीद एक नए प्रोग्राम के साथ तशरीफ़ लाएंगे। सो हमें इजाज़त दें, अपने मेज़बान तहम आज़म को इजाज़त दें। सो अल्लाह निगहबान।